अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हम सभी लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जानते ही हैं, जो इस दुनिया के सबसे बड़े जीनियस होने के साथ साथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, जिन्होंने दुनिया की बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को समझकर उसे हमारे लिए आसान बना दिया। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 सालों में ही बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना भी शुरू किया तो वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उस वक्त आइंस्टाइन का दिमाग काफ़ी कमज़ोर था, वो चीज़ों को याद भी नहीं रख पाते थे। यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स का टेबल भी याद करने में बहुत मुश्किल होती थी। आइंस्टाइन हमेशा क्लास में फेल हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनका नाम बैक बेंचर की लिस्ट में शामिल हो चुका था। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जो बच्चा शुरू में इतना कमज़ोर था, आगे जाकर वो इतना बड़ा साइंटिस्ट कैसे बना, जिसने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² से सारी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, जिसने E=mc² के अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जैसी मशहूर थ्योरी बनाई, जिसकी वजह से 1922 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। हर कोई ये जानता है कि आइंस्टाइन का दिमाग आम लोगों से बहुत ज़्यादा तेज़ था, और इस बात का आइंस्टाइन को खुद भी अंदाज़ा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके बॉडी के किसी भी पार्ट पर रिसर्च की जाए, बल्कि उनकी तो ये ख्वाहिश थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को आग में जला दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को भी डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई तो उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए जो डॉक्टर आया था, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल में एक पैथोलॉजिस्ट था। उसने आइंस्टाइन के ब्रेन को इस नीयत से चुराया था ताकि वो मालूम कर सके कि आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जिसने आइंस्टाइन को इतना जीनियस बनाया। प्रिंसटन हॉस्पिटल को जब थॉमस हार्वी की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च करना चाहते थे ताकि वो दुनिया के सामने ये सच ला सके कि आखिर आइंस्टाइन इतने जीनियस कैसे थे। इसीलिए उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन मांगी और वो परमिशन लेने में कामयाब हो गए। डॉक्टर थॉमस हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन को लेकर पेंसिल्वेनिया न्यू सिटी के एक लैब में ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की अलग अलग एंगल से कई सारी फोटो ली और उसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर शीशे के जार में महफूज कर लिया। कई सालों के बाद जब डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन को समझने और उसकी स्टडी करने में नाकाम हुए तो उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेज दिया। जब उन डॉक्टरों ने आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च की तो अलग अलग तरह के पेपर पब्लिश किए गए, जिससे पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानों के ब्रेन से काफ़ी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कार्पस कॉलोजम में पाया गया। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो ब्रेन के राइट और लेफ्ट साइड को आपस में कनेक्ट करता है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट वाले हिस्सों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन इंसान के बोलने, सोचने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने और लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन का काम क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इंसानों को अलग अलग तरह की फीलिंग्स महसूस कराने का काम करता है। अब ये सवाल बनता है कि इन सब में कार्पस कॉलोजम का क्या काम है। आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जब आप मोबाइल फ़ोन में या कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपके जब लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हो जाती है तो फ़ौरन आप उसे राइट हैंड से करेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से कोई मिस्टेक हुई तो फ़ौरन उसने लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक कराई। ब्रेन के दोनों हिस्से जिस चीज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसे कार्पस कॉलोजम कहा जाता है, और आइंस्टाइन का कार्पस कॉलोजम आम इंसानों से कई ज़्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा था, और इसी की वजह से वो एक टाइम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते थे।
1999 में आइंस्टीन के दिमाग पर एक और रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि आइंस्टीन के ब्रेन में सेल्स की तादाद आम इंसानों से कई गुना ज़्यादा थी। आमतौर पर ग्लाइल सेल्स का काम न्यूरॉन्स और ब्रेन के सेलुलर नेटवर्क को मेंटेन और महफूज करना है। यहाँ सेल्स अगर ब्रेन में ज़्यादा हो तो यहाँ न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन को बहुत तेज करता है, जिससे इंसान के सोचने और समझने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आइंस्टीन के ब्रेन का वज़न किया गया तो उसका वज़न 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि आइंस्टीन के ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा पतली थी, जिसकी वजह से उनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आइंस्टीन ऐसे ही स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आए। जांच में मालूम हुआ कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 सालों में ही बोलना शुरू कर देते थे। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तो वो ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में गुम रहते थे। आइंस्टीन के पास चीज़ों को याद करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उन्हें सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद नहीं होते थे। स्कूल लाइफ में आइंस्टीन हर सब्जेक्ट में फेल हुआ करते थे, सिर्फ मैथ्स और साइंस में वो पास हुआ करते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में उनकी मैथ्स और साइंस पर इतनी पकड़ हो चुकी थी कि उन्होंने बड़े से बड़े प्रोफेसर्स और साइंसदानों को हैरान छोड़ दिया था। 26 साल की उम्र में उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिसने साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और इसी वजह से उन्हें पीएचडी की डिग्री और नोबेल प्राइज से नवाजा गया। कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टीन का ब्रेन पैदा होने के बाद डेवलप हुआ था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब उनको सवालों का जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपनी सोच की मदद से जवाब तलाश करते थे। छोटी सी उम्र में ऐसा करने से उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। आज भी आइंस्टीन का ब्रेन अमेरिका के दी म्यूट म्यूज़ियम में मौजूद है। नाजरीन, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।